प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए, किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही है। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर से कर्मचारी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में, सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। तो बहराइच में बवाल, आखिरकार कौन जिम्मेदार? सवाल अपने आप में बड़ा है, वो सवाल जिसका जवाब का इंतजार सभी को है। सवाल यह भी कि क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश हुई? क्योंकि बहराइच में जो कुछ हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं है। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए जब लोग निकले तो दो पक्षों के बीच टकराव हो गया। क्या यह जायज है? क्यों आखिरकार यह टकराव की नौबत आई? और क्या पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी? सरकारी सिस्टम, सरकारी अमला था कहां? रामगोपाल मिश्रा की बहराइच में हत्या कर दी गई। बदन पर 12 बोर की गन से 22 छर्रों के निशान मिले हैं। 22। जहां पर एक बहुत बड़ा विसर्जन जुलूस निकल रहा था तो वहां पुलिस कहां थी? क्या पुलिस नहीं थी? और थी तो फिर यह घटना घटी कैसे? यूपी के बहराइच में जो हिंसा आगजनी हुई उसको लेकर सुलगते सवाल भी हैं। 6 घर आग के हवाले कर दिए गए, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, एसटीएफ चीफ ने मोर्चा तक संभाला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, हिंसा करने पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। बहराइच हिंसा को लेकर दूसरी तरफ सियासी उबाल भी है। विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, उपचुनाव है, इसलिए तनाव है। राजनीति के तहत बीजेपी ऐसी घटनाएं करवा रही है, यह इल्जाम है अखिलेश यादव का। और बीजेपी कह रहे हैं कि भारत को कमजोर करने की साजिश हो रही है, योगी सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बहराइच के कई गांव में हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी की वारदातें सोमवार को भी हुई। घरों को जलाया गया, दुकानों में आग लगाई गई और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। तब ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार जो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर दम भरा जाता है,
वो पुलिस तंत्र क्या फेल हो गया? बहराइच की हिंसा ने दंगा मुक्त यूपी के सरकार के दावे पर सवालिया निशान लगा दिया। आज इसी से जुड़े सुलगते सवाल होंगे और उन सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका कसूरवार और जिम्मेदार कौन है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सीधे तौर पर यही है कि जो खबर है उसमें एक बात सीधे तौर पर निकल कर आती है कि बहराइच में जो मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, उसमें क्या अब सियासत सुलग रही है। हिंसा में घायल विनय मिश्रा ने एक बयान दिया और बयान यह कि डीजे बंद करवाने की कोशिश हो रही थी और डीजे बंद नहीं करने पर ईंट पत्थर फेंके गए। विसर्जन यात्रा पर घरों से पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के दौरान फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगाया और तब बवाल बढ़ता चला गया। गाड़ी, घरों में तोड़फोड़ और दुकानों में आगजनी कर दी गई। इतना ही नहीं, सोमवार सुबह तक जगह जगह हिंसा की खबरें आई। 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दूसरा पक्ष भी यहां पर अपनी बात को रख रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का दावा यह है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यह कि जुलूस में उल्टे सीधे गाने बज रहे थे। अब्दुल हमीद के घर के पास गाने बंद करने को कहा गया। मना करने पर हिंदू पक्ष धरने पर बैठ गया। धरने के दौरान ही अब्दुल की दीवार को तोड़ दिया गया। घर पर लगा हरा झंडा हटाकर भगवा लगा दिया गया। घर में घुसने पर अब्दुल के परिवार ने गोली चला दी। लेकिन अब इसमें सियासत भी हो रही है और ब्रजेश पाठक कह रहे हैं यह साजिश है। तो यह साजिश है किसकी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बहराइच में बवाल का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून, उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके इस त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्यौहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस प्रदेश में शांति और भाईचारा और अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में
सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हूं, ऐसी मेरी कामना है। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। तो बहराइच में बवाल जिम्मेदार कौन, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रभूषण जी हमारे साथ है, बीजेपी का चेहरा डॉक्टर कुलदीप मलिक है, कांग्रेस का चेहरा है अशोक तिवारी जी हमारे साथ सपा का चेहरा है, और आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ये बहुत गंभीर मसला है, तो इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अपनी भावनाओं को संयम के साथ रखिएगा। देश इस वक्त सुन रहा है आपको, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, मैं अपेक्षा करता हूं। तो चंद्रभूषण जी, बहराइच हादसा, बहराइच बवाल, जिम्मेदार कौन? देखिए, आपने पूरा विश्लेषण दिखाया, बयानबाजी दिखाई और आपने पूरे तथ्य बताए कि क्या स्थितियां हुई थी, क्यों ये घटना घटी। ठीक, यदि कोई व्यक्ति अपनी एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, माता जी की विसर्जन यात्रा थी, बहराइच में जो हुआ उसका गुनहगार कौन सर? मैं क्या कह रहा हूं, उसके गुनहगार एक व्यक्ति है जिसने वो पत्थरबाजी की, जिसने उन लोगों को रोका और किसी की धार्मिक भावनाओं को वो किया। एलआईयू के पास कोई जानकारी नहीं थी आपके मुताबिक? किसके पास? एलआईयू के पास, पुलिस प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी? एक चीज बताइए कि एक गली में 10 घर हैं, 15 घर, धरना दिया जा रहा था मालूम नहीं चला, झंडा बदला जा रहा था मालूम नहीं चला, पत्थरबाजी हो रही थी मालूम नहीं चला। आप देखिए, पुलिस उस जुलूस के साथ थी और जब ये घटना घटी तो घटना आपने सही बताई है, लेकिन एक घटना का तथ्य ये भी है कि वो जुलूस पर पहले पत्थरबाजी की गई, मूर्ति को तोड़ा गया, उस पर जब पत्थर पड़ा तो वो मूर्ति जो ले जा रहे थे विसर्जन करने वो टूट गई, खंडित हो गई। उसके बाद भी वो लोग चले गए और वहां पर कोई भी घटना नहीं घटी। लेकिन जो उसके बाद हुआ, किसी की यानी पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, वो सस्पेंड किए गए। यदि उन्होंने अच्छा, तो आपने सस्पेंड कर दिया, बात खत्म, तो उनको सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया। देखिए, इसमें किसी को बरता नहीं जाएगा, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं पर पत्थरबाजी करना, ये कहना कि यहाँ से नहीं निकलना, ऐसा करना, ये कहाँ के संविधान की न्यायपूर्ण बात होती है। देखिए, हर तरह के पूरे प्रदेश में क्या आप इस पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं? मैं कोई रंग देना नहीं चाह रहा हूं। तो फिर वो किसी के घर पर जाकर झंडा उतारना, क्या ये संविधान में लिखा है? एक चीज बताइए, यदि किसी के घर पर जाकर कोई व्यक्ति झंडा उतार कर कोई दूसरा झंडा लगा रहा था तो उसकी शिकायत की जा सकती थी, उसके थाने पर, ठीक है, शिकायत करके उसकी लिखित शिकायत की जा सकती थी। इसका ये मतलब नहीं था कि आप उसको उसकी हत्या कर दें। यदि आप कानून अपने हाथ में ले लें और आप ये कहें कि मैं सजा दूंगा इस व्यक्ति को, क्या संविधान इसकी आपको इजाजत दे रहा है? अशोक तिवारी, क्या कोई अगर झंडा उतारता है, एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट अशोक तिवारी,
तो क्या विसर्जन, कांवड़ यात्रा, नवरात्र पत्थर फेंके जाएंगे? देखिए तिलक भाई, आप बहुत ही जानकार पत्रकार हैं। मैं इसको यहाँ शुरू करता हूँ। ये घटना बेहद दुखद है, बहुत ही संवेदनशील घटना है और जो है दिलों को झंझोड़ने वाली घटना है। ऐसी घटना होने ही न पाती, ज्यादा अच्छा होता। आज का योगी प्रशासन, शासन किस हालत में है ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है। गोलियों से भून दोगे क्या? किसी को भी गोलियों से भून दिया जाएगा? मैं उसका समर्थन नहीं करता। मुझे भी हक है। नहीं तो समर्थन नहीं करते। आपके नेता कह रहे हैं कि वहां लाउड स्पीकर पे क्या गाने बज रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्या बज रहा था वहां? अरे मुझे भी कुछ, अगर तिलक भाई अगर आप समय देंगे तो बोल पाऊंगा, समय कम देंगे नहीं बोल पाऊंगा। सच्चाई है, समय देंगे पर्याप्त तो मैं बोलूंगा। आप मेरा डिबेट अच्छी तरह जानते हैं, मैं हर चीज को एक तरीके से रखूंगा। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन ने इतनी कमियां करी हैं, खाली एक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर देने से या किसी को निलंबित कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि जितनी जागरूक, जितनी चौकन्नी, जितना दम भरती है योगी सरकार कि हमारा बहुत ही प्रशासन चौकन्ना रहता है, उसका उदाहरण दे दिया इन्होंने। आपके राज में कितने दंगे होते थे तिवारी जी? जी, आपके राज में कितने दंगे होते थे? अरे मैं इस समय का जो राज है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अपने राज का नहीं बताओगे आप? जिस पर आपने डिबेट कर रखा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, वो क्या बज रहा था डीजे में? डीजे में क्या बज रहा था? हाँ। ये तो जानने वाले जानते हैं। नहीं तो बताइए ना सर, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर में डीजे में बज रहा था, तो बताइए क्या बज रहा था? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वही मैं कहूंगा। अगर मैं कहूंगा तो कुछ और कहेंगे आप, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो बज रहा था उसका जानकारी करिए, पता करिए क्यों नफरत फैलाई जा रही थी इस तरह से, क्यों ये घटनाएं हुई, किस लिए हुई, शासन क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, सो रहा था क्या, हाथ कहां से बैठा था क्या? केवल राजनीति इतनी बड़ी घटना हो गई और जिम्मेदारी लेने का काम नहीं है। अखिलेश जी ने झूठ बोला है कि घटना जो हुई है अखिलेश जी ने कहा कि क्या आम जनता देगी। अच्छा किया। आम जनता अब इस तरह की नाटक नौटंकी पसंद नहीं कर रही है। पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगी जनता। तिवारी जी, एक युवक की जान चली गई, आप इसे नाटक नौटंकी बता रहे हैं सर? बिल्कुल ये नाटक नौटंकी है। ये शासन की वजह से गई है, शासन की कमी से गई है, प्रशासन कमी से गई है। डॉक्टर कुलदीप मलिक, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है आपको? बहराइच में ये हालात बिगड़े तो बिगड़े क्यों? सवाल वही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सर, अभी रुकिए ना, आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कर रहे हैं आपके नेता। आप लोग किस तरह का बयान दे रहे हैं ऐसी हिंसा को लेकर। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, चंद्रभूषण जी की पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन कुलदीप जी पहले आप, फिर आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए तिलक जी, जो भी दंगा हुआ बहराइच के अंदर अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि आखिर दंगे होते क्यों हैं। और ये दंगे कोई आज का दंगा नहीं। अगर आप आजादी से पहले की बात करें और आजादी के बाद की भी बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें इस साजिश को समझना पड़ेगा, और इस साजिश के पीछे अलग अलग दंगों में अलग अलग लोगों की भूमिका होती है। और खासतौर से मतलब यहाँ पर राजनीतिक, आप ये कह रहे हैं ये प्लान था? नहीं, देखिए आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ प्लान था। नहीं, ये तो भाई आने वाले समय में जैसे जैसे अब इसके ऊपर जो है छानबीन होगी, जो अभी जो रिपोर्ट आपको सर, आप कह रहे हैं दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं, तो आप बताइए नहीं करवाया क्या दंगा? बिल्कुल, डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद जितने भी दंगे हुए, अगर आप उन दंगों की हिस्ट्री देखेंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाए जाते। चलिए बता दीजिए ना, आपको अगर इतनी जानकारी है दंगा करवाया गया तो किसने करवाया? नहीं तिलक जी, एक बात बताओ भाई, ये तो इसके पीछे तो सारे के सारे, ये तो सबको पता, देश की पब्लिक को पता भाई, जितने भी दंगे हुए इसमें कहीं ना कहीं अभी आप समाजवादी पार्टी के जो हमारे सज्जन है, जो तिवारी जी है, आप
इनके समय के जो है दंगे की बात करने लगे। अब भाजपा के अंदर भी जो है दंगे हो रहे हैं, तो दंगे कहीं ना कहीं ये करवाए जा रहे केवल और केवल हिंदुस्तान की चंद्रभूषण ये करवाए जा रहे दंगे, वो कह रहे हैं। ओके, जल्दी से फिर आलोक जी, चंद्रभूषण जी। 1900 ये कांग्रेस के लोग दंगे करवाने वाले लोग हैं, ये समाजवादी ये दंगे करवाने वाले लोग हैं, इसलिए इनको समझ में आता है दंगे करवाए जाते हैं। समाजवादी 1984 में दंगे करवाए गए, कि समस्या क्या है, ये क्यों घटना घटी, ये निंदा तक नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है? चंद्रभूषण जी, जरा मेरा आपसे निवेदन है, एक बात बताओ, आप पाकिस्तानी खालिस्तानी हो क्या? आप अब तो आपकी सरकार है और खासतौर से जब आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लगो, आप कह रहे हैं दंगे करवाए जाते हैं, कौन से दंगे करवाए जाते हैं? नहीं, क्या 1984 में दंगे करवाए गए? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार हुआ, ये दंगे करवाए गए? मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी में दंगे करवाए गए। यहाँ पर कोई दंगा अभी तक कोई नष्ट नहीं हुई है, कोई मरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया। एक व्यक्ति की हत्या की गई है और उस व्यक्ति की हत्या करने वाले कौन लोग हैं? आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनके ये नहीं कह पा रहे कि उस व्यक्ति ने लोगों का ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। आप रोटियां, आपके पास मुद्दे नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति आपको बोलना चाहिए जिस प्रकार ये कानून अपने हाथ में लिया गया, हत्या की गई, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप उसके अपनी विचारधारा यहाँ पर मत सोचिए। आप कराने वाली पार्टियां है, ये देश जानता है, दुनिया जानती है। बटने वाला वो किसी धर्म का नहीं होता, वो हिंदुस्तान का एक धर्म का है। ये धर्म के आधार पर हत्या की गई, आप समझ लीजिए। उस व्यक्ति की हत्या राजनीतिक रंग दो। आप टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इस तरीके की बात करो कि भाई उसमें कौन से धर्म का इंसान मरा और किसने मारा, हिंदू मुस्लिम रंग दो और केवल खुली बात है कि रोटी आप फेंकने का काम करो। घर में घसीट कर मारा, उसकी गोलियां मारी गई, उसको क्यों मारी गई? चंद्रभूषण मेरी बात सुनो, अगर आप इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे तो मैं आपसे बस 1 मिनट में एक क्वेश्चन का जवाब पूछना चाह रहा हूं। हिंदुओं की धार्मिक आस्था रहते हैं, उसके बाद विसर्जित करते जाते हैं मूर्तियों का, होगी, मूर्ति को खंडित किया जाएगा और उसके बाद आप जैसे लोग ये कहेंगे कि शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। एक मिनट बस मेरी एक बात का जवाब नहीं। ये बार बार ऐसा होता क्यों है, सवाल ये भी है। ये घटनाएं घटती क्यों है, क्यों पत्थरबाजी होती है, और ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन है? क्या ये उस सोच और मानसिकता पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए डॉक्टर कुलदीप मलिक? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर इस तरीके की सोच है, पत्थरबाजी की सोच है, इस मानसिकता पे भी जो है बहस होनी चाहिए। नहीं तो हो, लेकिन सर अगर मूर्ति विसर्जन हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। फिर ये बात पर बोलिए ना सर कि मूर्ति विसर्जन हो, कांवड़ यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, पंडाल पर पत्थर क्यों? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और वो भी उस समय में मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा जब केंद्र में और जो है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो और हिंदूवादी सरकार हो और हिंदू के ऊपर हमला करा जा और हिंदू को गोली मारी जा। सर ये नहीं, डॉक्टर कुलदीप मलिक मुझे कहा एक मिनट आप हिंदू हो कि नहीं हो? नहीं, मैं एक बात बताओ, इसमें तो तिलक जी कोई ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन आप देखिए, अब आप अपनी बात से पलट गए। आप कह रहे हो कि मैं, सर यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। आप कह रहे हो कि हिंदू का ठेका सारा बीजेपी के पास है, आप ये साबित कर रहे हो? नहीं, आप बैठ के ये साबित कर रहे हैं कि हिंदू का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? नहीं, अरे ये तो ठेकेदार बन गए ना हिंदू। नहीं तो आप हिंदू हैं या नहीं, तभी मैंने पूछा आपसे। नहीं, मैं हिंदू से पहले मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रवादी आदमी, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो सर कम से कम वो बात तो बोलिए ना, ये जो मानसिकता है इसका तो विरोध करिए कम से कम। नहीं तो मैं तिलक जी मैं यही तो कह रहा कि अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो सज्जन है वो इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना। आलोक जी ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? बहराइच में जो हुआ, जो बवाल हुआ, इसके पीछे कौन? क्या वाकई सियासत की है जो बात डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहे हैं कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते? पहला तात्कालिक
पुलिस और उसकी ड्यूटी है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ये ऊपर का जब जमीन पर जाता है तो ऊपर पट्टी कर दो, तब तो नहीं खत्म होगा ना। सोच जो मक्का से चलती है, मक्का में क्या सोच है? शैतान को पत्थर मारना। तो अगर कोई एक धर्म विशेष का व्यक्ति पत्थर चलाता है तो मक्की की कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, नहीं जो धार्मिक जुलूस माना जाता है बोलो उसमें ही शैतान है। शैतान को पत्थर चलाने की कॉन्सेप्ट है। तो सर जितनी भी भारत में 400 साल से धार्मिक यात्रा में 400 साल का बात कर रहा हूं, 400 साल से हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर पत्थर चलाया जा रहा है। आलोक जी, जब माइक नहीं था तभी। आलोक जी, मैं फिर कह रहा हूं धर्म एक अपनी जगह है, लेकिन ये जो माहौल खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी कहीं और है। लेकिन सर आपने सब चीजों में मैंने सच बताया, अब आपको सच स्वीकार नहीं तो नहीं तो ये बताइए ना आलोक जी, किसी के घर पर झंडा फहरा देना ये भी जायज है? बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बाद उसको घर में ठीक लेना, उसका नाखून नोच लेना, उसके शरीर में 24 गोलियां ठोक देना, ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं, बिल्कुल जायज नहीं। मैं वही कह रहा हूं सर, ये हालात यानी आप ही के मुताबिक ये किसी के पास इनपुट नहीं था कि ऐसे हालात बिगड़ सकते हैं, और जब ऐसी जगहों से यात्रा निकलती है तो पुलिस को यह नहीं मालूम होता। कैसे इनपुट हो सकता है सर? क्या संवेदनशील संवेदनशील बूथ बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो कैसे पता चलता है संवेदनशील और अति संवेदनशील है? नहीं बनने चाहिए। क्यों बनते हैं? क्यों संवेदनशील है? क्यों मुस्लिम एरिया? मतलब आप ये कह रहे हैं कि यानी आप ये कह रहे हैं LIU के पास कोई इनपुट नहीं था कि यहां से हालात बिगड़ सकते हैं? मैं फिर कहता हूं, मुसलमानों के अंदर जुलूस निकलता है, कितने पत्थर चलते हैं उनके ऊपर? क्या वो धार्मिक नारे नहीं लगते? क्या वो अपने लाउड स्पीकर नहीं लगाते? क्या वो लाउड स्पीकर मंदिरों के सामने? ठीक, तिवारी जी जवाब दीजिए। करते हैं तिवारी जी। जी तिलक जी, ये कह रहे हैं कैसी सोच है? तिवारी जी का फोन डिस्कनेक्ट होगा। कुलदीप जी जवाब दीजिए आप आलोक जी की बात का, फिर उसके बाद चंद्रभूषण जी आपके पास। नहीं देखिए श्रीमान जी, आलोक जी की बात का जहां का जवाब है भाई, हमें ये सोचनी है, और खास तौर से जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि जब देश में और प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, और हिंदूवादी सरकार में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं। आप एक बात बताओ, अभी आलोक जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई ये पथराव जो है अब तो खुले तौर पर ये बहस हिंदू मुस्लिम में जा रही। भाई ये पथराव जो है हिंदू पे ही क्यों हुए? कहीं ना कहीं देश के लोग इस बात को सोचे कि दंगे, मैं फिर कह रहा दंगे करवाए जाएंगे, और दंगे करवाने का भी तरीका एक है कि भाई कहीं को जुलूस निकलेगा, उस जुलूस का आप पथराव करा दो, फिर वहां पे फायरिंग करा दो, 1-2 आदमी की वहां पे शहादत दे दो, और फिर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के सब डिबेट करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो असली मुद्दे राजनीति में होने चाहिए उन मुद्दों से ध्यान भटका के और ये दब्बों पर हिंदू मुस्लिम में दिखाएंगे। आप एक बात देखिए, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए जरा, मेरी बात सुनो। यही तो सत्ता में थे तो यही करते थे। अरे सत्ता में थे तो ये करते थे, तो लेकिन आप सत्ता समझते नहीं करते हो। मेरी बात पूरी होने देंगे। यही तो काम देश में करते थे, यही काम जो है ये देश के नेता करा रहे, और ऊपर से उसमें जिस तरीके का मेरी बात मानिएगा, जिस तरीके से उसमें जो है आप एक बात बताओ श्रीमान जी, आप बोलिए। आप पार्टी कब धंधा करवाती है, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भी गलत काम करे तो कांग्रेस पार्टी को जो है जनता ने सजा दी है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर है, अभी तीसरी बार देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत काम करा तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को समझा और उसे सजा दी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके के काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी ये काम करने के लिए आई थी, भारतीय जनता पार्टी ये काम करने के लिए आई थी। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी अपनी बात रखिए, फिर चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं मैं। तिवारी जी बात तो आलोक जी जो कह रहे हैं उसका उत्तर भी तो आना चाहिए ना। जी भाई तिलक जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, सहमता से अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, किसी पुलिस चौकी इंचार्ज को या किसी भी पुलिस को छोटे स्तर पर निलंबित कर देने से काम नहीं होता।
ये देखना होगा, चिंतन करना होगा, समीक्षा करनी होगी। देखिए भाई तिलक भाई, आपकी डिबेट है, आपकी डिबेट है क्या? बीच में कोई क्यों बोल रहा है? मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आलोक जी, अशोक जी को अपनी बात रखने दीजिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं जी? ये लगातार इनको बीमारी है क्या? कोई बीमार है ये बीमार व्यक्ति है क्या? आलोक जी, 1 मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये चुप हो जाएंगे तो बोलूंगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, शांतपूर्ण तरीके सुनिए हमारी बात जी। नहीं बोलूंगा मैं, और क्या? ठीक है, तो नहीं कर रहा मैं। नहीं आलोक जी प्लीज, यहाँ ऐसे नहीं प्लीज। तिवारी जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए अशोक। इस समय जो है जिस तरीके से बड़े स्तर पर समीक्षा करके और पुलिस का भरोसा करनी चाहिए थी, जिधर जो रूट बना था, जिस रूट से जुलूस जा रहा था, उस रूट पर हर जगह पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी। ऐसा होता तो जान माल की सुरक्षा होती। आज उसकी जान गई, उसकी कीमती जान आज न जाती। ये कंफर्म है। अगर पुलिस चाहे, पुलिस की उतनी ताकत होती है, परिंदा भी कोई नहीं मार सकता है। सच्चाई यह है, पुलिस की लापरवाही से, आज इनके जलायु की लापरवाही से, इनके पूरी लापरवाही से, बड़े अधिकारियों की लापरवाही से आज एक व्यक्ति की जान भाजपा सरकार ने ले ली है। जान बूझ करके उपद्रव करवा दिया है और जान चली गई उसकी। इस जान जाने का जिम्मेदार आज भाजपा सरकार है, योगी सरकार है, योगी जिम्मेदार है। जान जाने का, इस घटना का, पूरे घटना का जिम्मेदार योगी प्रशासन है, शासन है, पूरी तरह जिम्मेदार है। और उसके इस खून से रंगे हुए है, जिसकी जान गई है, उसके खून से आज प्रशासन के, शासन के जी। अब आप अपने इसमें नहीं कर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप टोक रहे थे ना, मैं आज किसी बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये बराबर होनी चाहिए शहर से। अब मैं उनकी बात करता हूँ। ये कहने पर्याप्त पुलिस बल की भिड़ों के क्यों पड़े? अगर गंगा कम्युनिटी ठीक है तो, अगर भाई कह रहा है तो, जब मुसलमानों को निकलता है तो पुलिस बल नहीं रहती है, क्यों पूरा नहीं होगा? जब हिंदुओं की निकलती तो ही क्यों होता है? ये सोचने की बात है। ये मुस्लिम इलाका, ये इतनी पर्याप्त पुलिस बल क्या हम आर्मी लगाएंगे? एक मिनट नहीं आलोक जी, पक्ष दोनों तरफ से समझने चाहिए हमें, दोनों तरफ से। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट आलोक जी, चंद्रभूषण जी, आप ये कह रहे हैं कि ये माहौल खराब कर रहे हैं, यानी विपक्ष के नेता। आपके नेताओं का हाल दिखाऊं सर? आपके नेता, चंद्रभूषण जी रुकिए ना, आपके नेता विधायक शरद त्रिपाठी जी, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था सोशल मीडिया पर, बकायदा उन्होंने उसे पोस्ट भी किया, और उसमें आप ये कह रहे हो कि बहराइच को लेकर विपक्ष अगर माहौल खराब कर रहा है तो आपके नेता क्या कर रहे हैं, जरा मुझे ये समझाइएगा। देखिए एक मिनट जरा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। शलभ त्रिपाठी का अगर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो आपके पास हो तो प्लीज प्ले करिएगा। ये पोस्ट देखिएगा, बहराइच के मामले को लेकर आपके विधायक क्या कह रहे हैं। बहराइच से खबरें भेज रहे पत्रकारों के नाम भर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि खबरें कितनी निष्पक्ष व सच्ची हैं। यूट्यूबरों की जमात अलग से जुटी है, पूरे सिस्टम ही भिड़ा है। ये आगे जो लिख रहे हैं वो भी देखिए, दंगाइयों को बचाने में, झूठ फैलाने में, और बकायदा वो जो आगे रिपोर्टरों के नाम लिखकर भेज रहे हैं, कि सलीम सिद्दीकी, रेहान कादरी, अरशद, अब्दुल, सलीम, मोहम्मद कैफ, ये एक ट्वीट, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। प्लीज जरा
चंद्रभूषण जी? मैंने देखा जी, मैंने ये ट्वीट भी देखा। नहीं चंद्रभूषण जी, आप कह रहे हो कि ये माहौल खराब कर रहे हैं, तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा मुझे समझाइए। देखिए क्या है, इस जो वहां पर घटना घटी उसको लेकर जिस तरह की न्यूज प्रसारित की गई, जिसमें केवल एक वीडियो वायरल किया जा रहा था जिसमें ये दिखाया जा रहा था। सर इस लिस्ट से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हो कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, हम कोई जात पात, हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं सुनिए तिलक जी, पूरी बात सुनिए कि ये क्रोनोलॉजी जो स्टार्ट हुई वो कैसे स्टार्ट हुई। देखिए किसी भी सर आप इस लिस्ट को दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना जान रहा हूं। तिलक जी, आपने चैनल में बहुत सी निष्पक्ष बातें दिखाई, आपने स्पष्ट बातें दिखाई कि मूर्ति पर पत्थर चलाए गए, पत्थर चलाने के बाद ऐसा घटना घटी, ऐसा घटने के बाद वो मैं धर्म वाले एंगल पे हूं नहीं, मैं सिर्फ उस बात पे हूं कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा, किसकी जिम्मेदारी थी? आप कह रहे हैं कि हम कोई भी धर्म को लेकर नहीं बात कर रहे। मैं धर्म को लेकर बिल्कुल बात नहीं करूंगा अभी। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं, ये बताइए। ये अगर पत्रकारों का धर्म निकाल के आप लोग पोस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए जो केवल एक खबर वायरल की जा रही थी कि झंडा उतारकर दूसरा झंडा लगाया गया और जिसकी वजह से घटना हुई। सर मैं धर्म पर नहीं जा रहा हूं, ये पत्रकारों की लिस्ट जारी करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। नहीं, कोई भी पत्रकार कहीं पर भी होगा वो अपनी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा होगा, आप भी कर रहे हैं और सब लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। कहीं पर कोई आदमी पूरी खबर, मैंने भी और अमर उजाला है, दैनिक जागरण, बहुत सारे जहाँ पर मुस्लिम पत्रकार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट सारा दिन से देख रहा हूं। अगर नाम से तय कर लोगे कि कौन राष्ट्रद्रोही और कौन राष्ट्र विरोधी, आप ये कहना चाह रहे हो? चलिए मेरे नाम से तय करिए, मैं क्या हूं, मेरे नाम से तय करिए। आप तो हिंदू के झंडा लगा रहे हैं ना, तो मेरे नाम से तय करिए ना, करिए। पहली बात, मेरा नाम है तिलक, आप तय करिए। तिलक जी जो विषय है, आपका नाम तो इतना अच्छा है कि जो मस्तक पर किसी के भी तिलक लगाया जाता है, आप तो तिलक है, किसी का भी तिलक किया जा सकता है। आपके नाम की जो व्याख्या की जाएगी वो तो हिंदू धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होगी। तो फिर तय कर दीजिए ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने तो धर्म के आधार पर तय कर दिया कि ये पत्रकार कहां पे खड़ा है, तो आप मेरे नाम से तय कर दीजिए मैं कहां खड़ा हूं। नहीं तिलक जी, आप मनुष्य के मस्तिष्क पर है, आप उस जगह पर केंद्र पर है जहां से नेत्र खुलते हैं, जहां आप ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना सर, एक आप बात को घुमा रहे हैं सर, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में अब इस पूरे मसले का राजनीतिकरण हो रहा है, ये बात क्यों? क्या यूपी में चुनाव है इसलिए तनाव है? मैं एक और ट्वीट है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं अब वो देखिएगा। चंद्रभूषण जी आप ही के पास हूं, रुक जाइए एक मिनट सर, रुक जाइए। अखिलेश यादव जो लिख रहे हैं जरा प्लीज चंद्रभूषण जी को दिखाइए। चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना यह इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझती है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। यह उपचुनाव की दस्तक है, दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब यह सरकार चाहेगी। यह सियासी फायदा चंद्रभूषण जी अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, यानी आप सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वो इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। देखिए चुनाव है इसलिए तनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है यूपी में, वो ये समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये क्या त्योहार चुनाव के लिए आए थे क्या? नवरात्र या विसर्जन चुनाव के लिए हो रहे थे क्या? ये हर वर्ष होते हैं, हर वर्ष इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हम लोग अपनी परंपरा से, धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हर तरह के अभी नवरात्र खत्म हुए, उसके बाद अभी दशहरा हुआ, उसके बाद दिवाली होगी, तो पटाखे फूटेंगे तो वहां कुछ और हो जाएगा। तो क्या ये सब हमारे त्योहारों से रिलेटेड ही चुनाव होते हैं क्या? एलआईयू के पास जानकारी ना होना, धरना देना, पुलिस को पता ना चलना, बवाल हो जाना, सब कुछ सामान्य है। मैं आपको 2 मिनट में एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। मूर्ति विसर्जित करके मूर्ति जा रही थी, वहां पर पत्थरबाजी हुई, एक लड़का उसमें से जिसकी हत्या कर दी गई वो गया, उसने अपनी झंडा बदला और ऐसा करके मूर्ति विसर्जन के लिए लोग चले गए। ठीक, मूर्ति विसर्जन जाने के बाद वो लोग वापस अपने घर आए। इन लोगों ने जिन लोगों ने हत्या
की इन्होंने एक प्लानिंग बनाई जिसमें 30-40 लोग इकट्ठे हुए कि इस लड़के को पकड़कर उसके घर से ले गए और उसको वहां पर उसकी हत्या की, उसको मारा। आपके मुताबिक ये सब कुछ चल रहा था और पुलिस को, एलआईयू को इस बात की कोई भनक नहीं थी? नहीं, जब वहां पर कोई घटना घटी नहीं, पत्थरबाजी जब ये लोग कर रहे थे, मूर्ति विसर्जित हुई, पुलिस ने हिंदू पक्ष को रोका, लोगों को रोक के पत्थरबाजी के लिए पत्थर तो इकट्ठे किए होंगे इन्होंने, पत्थरबाजी के लिए पत्थर तो इकट्ठे किए होंगे सर, पत्थर तो इकट्ठे किए होंगे। बात बताइए, पत्थर किसी के छत पे लगे हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं, बम बना के बोतलों में बम बना के रखे हुए, पेट्रोल बोतल तो आपको पता नहीं चला? तो ये घर घर जाके आप पुलिस वो करेगी सर? ड्रोन नहीं होता, प्लानिंग थी, इन लोगों ड्रोन से सुरक्षा नहीं होती है? आपको ज्ञान दे रहे थे ड्रोन वाला कुछ? क्या ड्रोन से सुरक्षा नहीं होती है क्या? ड्रोन से सुरक्षा नहीं होती, ड्रोन से सुरक्षा देखी जाती है। हाँ, तो वो छतों पे पत्थर पड़े या नहीं पड़े नहीं पता चलता ड्रोन से? अरे इस वक्त की घटना है, पत्थर पड़े हैं, ठीक है, ड्रोन भी काम कर रहा है। चंद्रभूषण जी, आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुख्ता है, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़ रहे हैं, पिछले 2.5 साल से परमानेंट डीजीपी नहीं है यूपी में, मालूम है आपको? तिलक जी, जिस तरह की घटना घटी, एक सभा सरकार होती तो 10, 20, 50 लोगों को मार चुकी होती, क्योंकि इन लोगों को दंगा कराने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक, अशोक तिवारी जी, यही सवाल मेरा अब आपसे, आप आ रहा हूं फिर कुलदीप जी इसके बाद आपके पास। अशोक तिवारी जी, अखिलेश यादव तो जजमेंट दे रहे हैं सर अपने ट्वीट से, अपने सोशल मीडिया पे जो उन्होंने पोस्ट किया वो जजमेंट दे रहे हैं कि चुनाव आया इसलिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। इतनी जल्दबाजी क्या है? आपने तो डिसीजन ले लिया। अरे जो दिखाई दे रहा है वो बोला है उन्होंने। एक सरकार है उत्तर प्रदेश में और सरकार दिखाई नहीं दे रही है, सरकार गायब हो गई है, सरकार अदृश्य हो गई है, प्रशासन गायब हो गया है, कहीं पे चौकन्ना नहीं है। आज इंसान की जान योगी सरकार के लिए कोई माने नहीं लगती है। आज जिसमें की जान गई है उसकी जान आज न जाती, उसकी जान योगी सरकार के लापरवाही की गई है। चंद्रभूषण जी, जान एक जाए या सैकड़ों जाए, एक मिनट रुकिए। सरकार की जवाबदेही आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। संवेदना, मानवता और मानवता का तकाजा, जो बात अब मैं लेकर आ रहा हूं उसका कुलदीप मल्लिकार का खंडन कर दें जी, तो मैं इस चर्चा को यहीं हाथ जोड़ के माफी मांग, अब रुक जाइए तिवारी जी, एक मिनट, मैं माफी मांग के मैं इस चर्चा को यहीं खत्म कर दूंगा। आपने जिस संवेदना का जिक्र किया सरकार को लेकर, इसी राज्य के अंदर आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ ना तिवारी जी? सरकार की संवेदना देखिए, वहां दंगे में घर जल रहे थे और आप लोग अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे और बॉलीवुड की हस्तियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और नाच गाना हो रहा था वहां। यह संवेदना थी सरकार की। तब वहां कौन सा दंगा हो रहा था? और कौन सी हिंसा हो रही थी? और वो कौन सी संवेदनाएं थी जब आपकी सरकार वहां पे खड़े होकर नाच गाना करवा रही थी सफाई में? तब तिवारी जी याद नहीं आई आपको सरकार की संवेदना की? देखिए तिलक जी, मैं आपके सवाल का डट के जवाब दूंगा। मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी दंगा दुखद होता है, दंगा दुखद होता है, लेकिन सरकार की वो संवेदनाएं कहां मर गई थी उस दिन जब सफाई में आप जो है नाच गाना करवा रहे थे तमंचे पर डिस्को? सच्चाई है, मुजफ्फरनगर की बात कह करके आप बहराइच को ढक नहीं पाएंगे। मैं मुजफ्फरनगर की बात इसलिए याद दिला रहा हूं आपको, अगर वहां सरकार की संवेदना खत्म थी तो यहाँ क्या था? क्या यहाँ पर सरकार की संवेदना नहीं खत्म थी मुजफ्फरनगर में? आपकी सरकार के राज में अगर मुजफ्फरनगर जल रहा था और आप सफाई महोत्सव बना रहे थे तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की थी। आज ये समझ लीजिए तिलक भैया, उस व्यक्ति को बल चढ़ा दिया है भाजपा ने अपने फायदे के लिए। सर आप फिर माफी मांगिए मुजफ्फरनगर कांड को लेकर, आज फिर माफी मांग लीजिए, पूरा देश देख रहा है आपको। बोलिए कि आपकी जिम्मेदारी थी। तिवारी जी, मैं अभी आपके सामने चंद्रभूषण जी को बुलवाऊंगा, आप बोलिए ना, आप ये बात बोलिए, ये जिम्मेदारी आपकी थी मुजफ्फरनगर में जो हुआ, जितनी हत्याएं हुई उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की थी, बोलिए ना। दंगा कोई भी हो दुखद होता है। सच्चाई ये है कि आज जो घटना हुई है
इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी शासन की है, योगी प्रशासन की है। फिर उस वक्त अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी, बोलिए। जब आप सफाई महोत्सव बना रहे थे और मुजफ्फरनगर जल रहा था, तब उस वक्त आपकी जिम्मेदारी थी, मांगिए इस बात को। आज जिस भाई की जान गई है, उसकी जान जो गई है योगी जी के शासन के अंदर गई है, योगी जी के हाथ उसके खून से लगे हुए हैं। आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, मैं आपको किसी पार्टी दल से अलग मानता हूं, एक शिक्षक नेता के तौर पर। बोलिए अगर मैंने गलत सवाल पूछा हो इनसे। और तिवारी जी यहां बैठकर इस बात का खंडन तक नहीं कर पाए जो मुजफ्फरनगर में हुआ कि वहां सरकार की जिम्मेदारी थी, और अगर आज सरकार की जिम्मेदारी है तो तब उस वक्त किसकी जिम्मेदारी थी? आप तो खुद मुजफ्फरनगर से आते कुलदीप मलिक जी। कोई भी घटना हो दुखद होती है, शर्मनाक होती है जी, मैंने कहा, लेकिन योगी शासन को छूट नहीं है। तो तिवारी जी एक मिनट, मैं किसी सरकार की छूट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जवाबदेही, जिम्मेदारी और संवेदनाओं की बात कर रहा हूं। योगी शासन को छूट नहीं दे दी गई है सर, छूट नहीं है किसी के लिए भी, मैं सिर्फ संवेदनाओं की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी की लाशों पर जश्न मना रहे हैं तो ये गलत है तिवारी जी, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। आज योगी शासन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, फेल हो गया है, और लाशों की राजनीति कर रहा है, लाशों पर रोटियां सेक रहा है, ये बुरी हार हमारेगा। तिवारी जी कृपा करके शांत हो जाइए। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी डिबेट के दौरान बोला। आपने बोला कि मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं, और मैं भी ऐसा ही मान रहा कि भाई आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर एक सामान्य व्यक्ति आप नहीं है तो अपनी गलतियों को स्वीकारना, और अगर गलती है तो उसको पब्लिकली स्वीकार करके उस पर माफी अगर आप मांगेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पद पब्लिक के अंदर और बढ़ेगा। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा तिवारी जी, हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए, भले ही हम किसी भी पॉलिटिकल दल से हो। भाई सरकार के अंदर इतनी ताकत है, मैं आपको कई एग्जाम्पल दे रहा हूं, खासतौर से जरा भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी भी सुने। आपने इस देश में एक बहुत बड़ा काम करा, धारा 370 और 35 से हटाई। कृपा करके अभी मेरे को जो है चावला जी ने बोला कि भाई मैं ये राजनीतिक दल से ऊपर होकर ये बात कह रहा, धारा 370 35 से हटाई। इस तरीके की बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 35 से हट जा तो वहां पे जो है खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन वहां पे चिड़िया ने पत्ता नहीं मारा। ये सरकार की ताकत है। अगर आप इस तरीके की ताकत जम्मू कश्मीर में दिखा सके, क्यों भाई ये जो है दंगे क्यों नहीं रुक सकते? और खास तौर पे आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस के ऊपर चलती है कि दंगा तो आपकी सरकार में हो ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत क्या हो रही, आपकी सरकार में दंगे हो रहे, हरियाणा में जो है दंगे हुए, यूपी में दंगे हो रहे, और फिर आप उन दंगों को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में लेकर जाओ। आप इस पर राजनीतिक कुलदीप जी, मैंने तो तिवारी जी से संवेदनाओं की बात की थी। वो सरकार की संवेदना जायज थी जो मुजफ्फरनगर में हुआ, और जो सफाई में जो लाशों के ऊपर जो है जश्न मनाया जा रहा था वो जायज था। नहीं तो मैं यही तो कह रहा कि तिवारी जी को बड़ा दिल दिखा के अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका कद बढ़ेगा, आपका पद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के अंदर भी बढ़ेगा, आपका पद जो है पार्टी में भी बढ़ेगा। अगर कोई गलती आपने की है, और ये तो अगर मुझे नगर के दंगे ना होते, जरा तिवारी जी जरा ध्यान से सुन लो और मेरी बात अपनी पार्टी तक भी पहुंचाओ। मुजफ्फरनगर के दंगे थे कि भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बना दिया मुजफ्फरनगर दंगों ने, अदरवाइज अखिलेश सरकार ने क्या काम नहीं किए। सर अगर दंगों से पार्टियां अमर हो जाती हैं कुलदीप जी, तो फिर तो आपको तमगा मिलना चाहिए 84 के दंगों का, जब सिखों का नरसंहार हुआ था, है ना? नहीं। और 3000 सिख जो है दिल्ली की रोड पे मारे गए थे टायर लगाकर, तब तो वो तमगा सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के सर जाना चाहिए। नहीं तो तिवारी जी सम्मानित करिए फिर उनको। नहीं, एक बात बताओ, क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी को अमर बना दिया। नहीं, अगर हमारी पार्टी ने कुछ गलत करा, मैं तो खुले दिल से कह रहा कि हमारी पार्टी उसका जो है भुगतान देगी। आलोक जी, ये कौन सी सियासत है? दंगे के नाम पर कौन सियासत नहीं कर रहा? और तिवारी जी मुजफ्फरनगर भूल गए, बोले ना वो भूल जाओ, पुरानी बात हो गई। क्यों भूल जाए? जब सरकार की संवेदनाओं की बात आएगी तो मुजफ्फरनगर याद आएगा पूरे देश को। जब जब सरकार की संवेदनाओं का जिक्र होगा तो सफाई में मनाते जश्न की वो तस्वीरें सामने आएंगी, सबके जहन में आएंगी। कोई नहीं भूला, एक तरफ लाशें गिर रही थी और सफाई में आप लोग महोत्सव मना रहे थे। अरे उस समय तो इतने फाइटर सारे योद्धा उतर रहे थे सफाई में कि मुझे ना पूरा दंगा ही हो गया। तो वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। एक होता
संवेदनहीन करता, एक होती संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कि लोग मर रहे हैं वहां गांव से और अगले शब्दों और आज भी कह रहे हैं कि माइक में क्या गाना बजना कैसे दंगा हो गया, या इसलिए हत्या होगी, इसलिए पत्थरबाजी हो गई। अगले शब्दों न्यायालय अगले शब्दों के पास कहो तो बोल रहे कि माइक में पर्टिकुलर गाना बजने की वजह से पत्थरबाजी हो गई। पता नहीं तो माइक में गाना बजने की वजह से हो गई। पूरे भारत की जो पत्थरबाजी होती है, बंगाल में भी होती है, बिहार में होती है, लगभग हर व्यक्ति में होती है, हिंदू राज्य के स्तरों पर क्या वहां पर भी हमें माइक बजाया जाता है? अगले शब्दों की सरकार ने कांवड़ यात्रा की हिंदुओं की, लेकिन क्या मुस्लिम भाइयों को तो आज लोगों को कोई धार्मिक यात्रा? आलोक जी, पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? 100% उनकी जिम्मेदारी है, 100% उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस प्रशासन की, और ये प्रारंभिक फेलियर उन्हीं का है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बात चंद्रभूषण, जो बात आलोक जी कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा था दंगा मुक्त प्रदेश, ये दंगे का दाग धोगे कैसे अब बहराइच के? देखिए तिलक जी, ये आप फिर उसको दंगा या इस तरह का बोलकर अभी आप देखिए क्रोनोलॉजी कैसे बदलती है। क्या बहराइच का, अच्छा मैं शब्द सुधार लेता हूँ, बहराइच के बवाल का दाग धोगे कैसे? देखिए दाग क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, और आगे इस तरह के दाग क्यों ना पड़े, और जिन लोगों को इन दागों की जरूरत है उनको समझने का, ये समझिए ये विपक्ष की पार्टियां अभी भी इस क्रोनोलॉजी को नहीं समझ रही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं चंद्रभूषण जी? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि घटना के मूल को समझने का प्रयत्न करें ये विपक्ष के लोग। ये घटना तो घटित हुई, क्या प्रदेश में हिंदू इतना, ये घटना इसलिए घटित हुई क्योंकि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है, नहीं मानते? अच्छा एक चीज बताइए, मानते कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तिलक जी, ये अपने ही देश में हिंदू पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, सुरक्षा में रहकर अपनी धार्मिक यात्राएं निकाले, अपने धार्मिक कार्यक्रम करे, अपने शादी ब्याह करे, हवन करे, कुंड करे, रामायण करे, पाठ करे, क्या वो अपने देश में रह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहा है? आप ये बताइए मुझे, क्या पुलिस प्रशासन अपना, हिंदू पुलिस प्रशासन के बल पर अपने धार्मिक यात्राएं करेगा, निकालेगा? क्या हम जिस देश में रह रहे हैं, क्या ये सहिष्णुता है? यही क्या धर्मनिरपेक्षता है? क्या ये जो राजनीतिक रैलियों में आप जिस तरह से भाषण देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसी का नतीजा है? ये मैं आज भी बता रहा हूँ, ये एक हत्या की गई है, और ये हत्या ये किस वजह से की गई है आप ये समझिए कि, बोलिए तिवारी जी, एक घटना को जिस प्रकार से इस तरह बनाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष को ये कहना चाहिए, बोलिए तिवारी जी। तिलक भैया 2 लाइन की बात कह रहा हूँ और सारांश कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, नैरेटिव क्या जेनेटिव बना रही है, इनका कोई सफल नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं करने का, और ये देश में एकता और आज नहीं आएगा, इनका सर में जाएंगे। जनता समझ रही है कि आग में झोंका गया है, आग में झोंका गया है, आज ये नहीं मानते, आज को गलत कमी से जा रहे हैं, सारी घटना हुई है, तो ये सब लोग जानते हैं और जानते नहीं किया गया, कुछ भी गलत जान शासन नहीं है, जिसका मेरी व्यक्ति जान चली गई है, एक बहुत जान गई है, उससे योगी शासन के हाथ लंगे हुए हैं, कुछ नहीं है। आलोक जी फाइनल कमेंट प्लीज आपका, आलोक जी प्लीज फाइनल कमेंट जी। राजनीति शुरू हो गई आलोक जी, यहां किसी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, यहां बिल्कुल दबादब अब सोशल मीडिया पर वो चल रहा है कि जो है ये चुनाव है इसलिए तनाव है, मतलब संवेदनाएं राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल खत्म है। और तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो चुनाव है इसलिए सब हो रहा है। नेता और संवेदना मैं दोनों में साथ में नहीं पाता, सब लोग अपने घटनाओं को अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन मुझे देखना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार
जंगलों के साथ किस शक्ति से निपटती है? क्या वो ऐसी नदी पेश करेगी कि किसी की हिम्मत न पड़े, एक मूर्ति की नदी को निकल जाए उसकी वजह से एक मुसलमान भाई हिंदू हॉस्पिटल को निकले तो भी पत्थर न चले। ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखना ये है कि सरकार अपराधियों के साथ कितनी जल्दी और कितनी त्वरित कार्रवाई करती है, नजर बनाती है। अपराधियों पर शिकंजा कसना, अपराधियों पर नकेल कसना, एक उदाहरण के साथ छोड़ के जा रहा हूं, ये बहराइच से थोड़ा सा हटके है, लेकिन जरा सोचिएगा 6 महीने पहले वो जो क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई, 6 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने सलमान खान के घर पर गोली चला दी थी। अपराधी, आपने कहा अपराधी की हिम्मत, बता रहा हूं, हिम्मत छोड़िए, जेल में बंद होकर वो किस तरह से और किस तरह से ये पूरा का पूरा जो आप कहते हो कि अपराधियों पर नकेल कस दी, तो अगर जेल के अंदर रहकर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कर रहा है तो फिर किसकी छूट है, ये भी सोचिएगा। सलमान खान के घर पर गोली चलाई थी उसके गुर्गे ने 6 महीने पहले। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे ने क्या कहा था कुलदीप जी? कहा कि ये बिश्नोई को खत्म कर देंगे, महाराष्ट्र है, यहां दादागिरी नहीं चलेगी। 6 महीने बाद बिश्नोई ने महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड कर दिया, अगर मैं वही मानूं तो। और सीएम की बात अब कितना वजन रहा, इससे अंदाजा लगा लिए। भारत की एक जेल में बंद एक कैदी जेल में रहकर किसी को मरवा देता है। सिद्धू मूसावाला, करनी सेना का मुखिया, और अब बाबा सिद्दीकी, और वो जेल में बंद है। वो जेल में बंद व्यक्ति जो है किसी को जेल से मरवा रहा है। समझ रहे हैं कुलदीप जी? हम लोग तो एनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपा देते हैं, जेल में व्यक्ति बंद है, वो वहां से करवा रहा है काम, वो कह रहा है, मतलब चल रहा है। यह भी सोचनीय विषय है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।